नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आदर्श की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसे कि हमें पता है, राजस्थान गवर्नमेंट ने या राजस्थान सरकार ने या केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको बीएससी इंटीग्रेटेड और बीएससी बीएड को फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में प्रमोट कर दिया है और आपके इसी दौरान एडमिशन फॉर्म्स भी गवर्नमेंट के थ्रू निकाल दिए गए। तो ये लगभग तय माना जा रहा है कि आप लोगों को सेकेंड ईयर के ही अब प्रमोट कर दिया गया है। तो आदर्श विद्यालय, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आदर्श कॉलेज जो आपका है, उसने आदर्श स्कूल के लिए अपना खुद ने ऑनलाइन क्लासेस इस कोविड-19 के महामारी के दौर में शुरू किया हुआ है। उसी के चलते सर के थ्रू ये निर्णय भी लिया गया है कि अब कॉलेज की भी क्लासेस यथावत तौर पे शुरू कर दी जाती है। तो आज से हम लोग बीएससी बीएड पार्ट सेकेंड ईयर के लिए चर्चा करेंगे तथा रेगुलरली उनके आपको लोगों को टॉपिक वाइज और सिलेबस वाइज वीडियो प्रोवाइड करवाई जाएंगे। ओके, तो वैसे तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? बीएससी बीएड, बीएससी बीएड सेकेंड year. Okay, second year, in a second year BSc BEd is physics. We are discussion about the physics. हम लोग भौतिकी के बारे में चर्चा करेंगे और उसमें आपको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट फर्स्ट आपके पास जो है वो है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, मतलब विद्युतिकी एंड चुंबकत्व। सेकंड जो पार्ट है आपका, पार्ट सेकंड, वो है काइनेटिक सेकंड जो पार्ट है आपका वो है काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनामिक। और थर्ड पार्ट जो है आप लोगों का वो है ऑप्टिक्स एंड लेजर। ऑप्टिक्स एंड लेजर मींस बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के अंदर आपको फिजिक्स की 3 बुक के अंदर स्टडी करनी है। और कैसे कैसे करनी है? फर्स्ट जो पार्ट है आप लोगों का वो है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ओके, विद्युत एंड चुंबकत्व। थर्ड है, सेकेंड पार्ट है हम लोगों का काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनामिक्स। एंड जो पार्ट थर्ड है आप लोगों का, पार्ट थर्ड वो है ऑप्टिक्स एंड लेजर। हमारा जो प्लान रहेगा बच्चों वो रहेगा, पहले हम लोग 2 यूनिट इसकी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद 2 यूनिट हम लोग पढ़ेंगे इसकी, फिर पढ़ेंगे 2 यूनिट इसकी, फिर आफ्टर डेट जब कंप्लीट हो जाएगा 2 यूनिट 2, ताकि 3 बुक्स आपकी, तीनों बुक्स आप लोगों के क्या रहे, रनिंग रहे। आफ्टर डेट 1 एंड 1, इस तरीके से हम लोग इनकी यूनिट्स को और चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर पार्ट फर्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोस्टैटी एंड मैग्नेटिज्म, फिजिक्स पार्ट फर्स्ट। ओके, फिजिक्स पार्ट फर्स्ट, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ओके, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी एंड व्हाट इज मैग्नेटिज्म। आप लोग वैसे तो 12th क्लास के अंदर इसे पढ़ के आए, बस हम लोग कुछ एक ही टॉपिक इसमें अलग पढ़ेंगे। बाकी सब आपके क्या पढ़ चुके हो, आप 12th क्लास के अंदर पढ़ के आ चुके हो। कुछ ऐसे ही टॉपिक हैं जो आप लोगों को अलग मिलेंगे, बाकी सारे के सारे आप लोग देखना। इसीलिए पार्ट फर्स्ट के अंदर आपकी ये रखा है। ऑप्टिक्स में भी आप थोड़ा बहुत पढ़ के आए, ऑप्टिक्स में थोड़ा अलग है, थोड़े कंसेप्चुअल तो वही है लेकिन थोड़ा सा अलग स्टार्टिंग से, ठीक है। काइनेटिक थ्योरी
जो आपकी ऊष्मागतिकी वो आप लोगों ने 11वीं क्लास में पढ़ी थी, थर्मोडायनामिक्स है, तो कुछ कुछ आप लोगों ने इसे पढ़ा हुआ है। अब ऐसा क्यों है कि सर वही कॉलेज की स्कूल की किताबें चल रही है? तो देखो सिंपल सा फंडा, एक लेवल वाली चीजें। लेवल वाली चीजों का मतलब होता है कि छठी 7वीं 8वीं में भी आपने साइंस पढ़ी थी, वही धारा पढ़ी थी, वही चीजें पढ़ी थी, फिर उनको 9वीं और 10वीं 11वीं 12वीं में भी पढ़ा, थोड़ा उठा के पढ़ा। 9वीं और 10वीं में आपने पढ़ी थी प्रकाश वगैरह, उनको ही 12वीं में पढ़ा। 9वीं वाली किताबों की साइंस को खोल के फिजिक्स को आपने 11वीं में पढ़ा। अब उन्हें और डिटेल में पढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि अब आप थोड़े से अपने ब्रेन को और विकसित कर चुके हैं, आप में सोचने समझने की शक्तियाँ डेवलप हो चुकी है, उसके हिसाब से ही आपके अब वही चीज़ें रिपीट होती रहेगी, लेकिन थोड़े से एक्स्ट्रा कंसेप्ट के साथ थोड़ी सी ऐसा सोच आप लोगों को जाननी होगी। तो जो पहला चैप्टर है इसमें, इसका फर्स्ट चैप्टर या यूनिट फर्स्ट, उसका नाम क्या है? स्थिर वैद्युतिकी। इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये स्थिर वैद्युतिकी थोड़ा सा रिलैक्स कर जाते हो क्या? हाँ सर, सुना हुआ सा नाम है, बकायदा बेशक आपने ये नाम सुना हुआ है, स्थिर वैद्युतिकी। आपकी 12th की जो बुक थी, जो आपने पढ़ी थी 12th क्लास में, उसका पहला पार्ट ही यही था। और बिल्कुल आज हम पहले पार्ट के कुलाम्स के नियम के, कुलाम्स लॉ के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है? उसका लॉ लिखेंगे, उसका सदिश रूप लिखेंगे, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जो छोटे छोटे से बनते हैं उसके बारे में हम लोग आज पढ़ाई करेंगे, ठीक है? तो स्थिर वैद्युतिकी, आपको याद है कि आपने स्थिर वैद्युतिकी क्या किया था? बहुत सारी रोड रब ली थी, तो चार्ज का ट्रांसफर किया था, फिर चार्ज अलग अलग टाइप से वितरित होते थे, है ना? एक में आपने घर्षण से पढ़ा था, दूसरे में आपने पढ़ा था जब हम लोग कांटेक्ट में लेके आ जाते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद पढ़ा था जब विदाउट कांटेक्ट, जिसे आप लोग बोलते हो प्रेरण भी बोलते हो। इस तरीके से आपने चार्ज के वितरण को पढ़ा था। उसके बाद में आपने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कूलम्ब के नियम से। क्या थे कूलम्ब के नियम? देखिए अब थोड़ा सा अपन लोग डिस्कस कर देते हैं। आपने वैसे तो निर्वात में कूलम्ब का नियम पढ़ा है और माध्यम में भी पढ़ा है, पर कूलम्ब के नियम के लिए सत्यता चीज क्या है कि किसी निर्वात में दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल में या लगने वाली क्रिया अन्योन्य क्रिया होती है। अब अन्योन्य क्रिया क्या है उससे पहले बात करें कि निर्वात में ही क्यों है। अब देखिएगा हम लोग कूलम्ब्स नियम आज भी पढ़ेंगे कि माध्यम में भी लगता है, लेकिन होता क्या है जब माध्यम रखते हैं तो परावैद्युतान पदार्थ जो आपने पढ़े थे उसके कारण कुछ ना कुछ विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होता है और वो विद्युत क्षेत्र में डिस्टर्बेंस कर देता है, यानी उसमें थोड़ी सी बाधा डाल देते हैं। इस वजह से जो कूलम्ब आना चाहिए था, कूलम्ब का बल आना चाहिए था दो बिंदु आवेशों के मध्य, वो नहीं आता है। क्योंकि क्यों नहीं होता है वो चलिए हम लोग एक बार निर्वात में पढ़ लें, फिर उसके लिए बात करते हैं। तो क्या कहा था कूलम्ब के नियम ने? दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल क्या क्या है? दोनों प्रकृति लिख रहा हूं, आकर्षण और क्या हो सकता है प्रतिकर्षण। लगने वाला बल, ठीक है, पहला दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। किसके अनुसार? कूलम्ब के नियम के अनुसार। और दूसरा इसने क्या बोला? दूसरा दोनों बिंदु आवेशों के मध्य
दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या बोला है? गणितीय व्याख्या भी हम लोग करेंगे, फिर देखेंगे भी सही क्या क्या चीज होती है। ठीक है, तो क्या क्या बोला है? कूलॉम्स के नियमन के अनुसार दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल, जो कि आकर्षण भी प्रकृति का हो सकता है और कौन सा भी हो सकता है, प्रतिकर्षण प्रकृति का भी हो सकता है, दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। और दूसरा क्या बोल रहा है? दोनों बिंदुओं आवेशों के मध्य दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। गणितीय विवेचना देखते हैं क्या बोला इसने। कूलॉम्स लॉ की गणितीय विवेचना, माना दो बिंदु आवेश Q1 एंड Q2 परस्पर r दूरी पर उपस्थित है। ठीक है, माना दो बिंदु आवेश परस्पर, क्या लिख रहे हैं हम लोग? r, स्मॉल r की बात कर रहा हूं, दूरी पर स्थित है, तो उन पे लगने वाला बल, ये तो आपको पता ही लग गया कि आकर्षण प्रकृति का होगा। कूलॉम के नियमानुसार क्या कह रहा था? पहला नियम हम लोगों के पास, पहला नियम बोल रहा था लगने वाला बल उनके आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानी होता है। गुणनफल कितना लिया हम लोगों ने? Q1 एंड Q2, तो उनके क्या लिखा है हम लोगों ने? अनुक्रमानुपाती होता है। और दूसरा नियम क्या बोला था इसने? कि उनके मध्य की दूरी कितनी है बेटा? r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती अनुक्रमानुपाती होता है। तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका थोड़ा सा मैं बेसिक बता देता हूं आपको कि अगर कोई भी फोर्स, यदि कोई भी बल, थोड़ा सा सीखते जाइए, व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करे तो वह एक प्राकृतिक बल होता है। वह एक प्राकृतिक बल होता है। क्या बोला है? यदि कोई बल एक व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करे तो वह बल कौन सा होता है? प्राकृतिक बल होता है। ये किसका पालन कर रहा है? व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन कर रहा है। अतः कूलॉम नियम, या फिर हम लोग बोल रहे हैं स्थिर वैद्युतिकी बल, इसे और क्या बोलते हैं हम लोग? स्थिर वैद्युतिकी बल, यही बोलते हैं। ठीक है, एक क्या है? प्राकृतिक बल है। आगे ना बात समझ में? समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आ गई? हमको पता है जब जब हम प्रोपोर्शनल का यानी समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तब तब एक क्या आता है? एक नियतांक आता है। आप लोग सबको पता है। तो देखिए यहां पे नियतांक क्या आएगा, उसको जरा सा हम लोग देख लेते हैं। F इजिकल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहां K क्या है? स्थिर वैद्युतिक नियतांक, स्थिर वैद्युतिक
नियतांक। इसका मान क्या होता है, किस पे निर्भर करता है, क्या चीज होती है, इसकी विमा क्या होती है, इसकी मात्रक क्या होते हैं, इनके बारे में अब हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो देखिए फॉर्मूला कितना हो गया कूलम्ब्स लॉ के लिए, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अभी तक मैंने इसका सदिश रूप नहीं लिया है, याद रखिएगा, ठीक है। हेडिंग डालते हैं स्थिर वैद्युतों की नियतांक। स्थिर वैद्युतिक नियतांक, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, के कहते हैं। के इजिकल टू कितना होता है, पहले तो वैल्यू लिखिए 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। कैसे आई यूनिट, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होती है। और देखिए निर्वात के लिए के का मान कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहां एप्सिलॉन नॉट क्या है हम लोगों के पास, एप्सिलॉन नॉट है हम लोगों के पास क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की क्या है, वैद्युतशीलता। और इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 10 की पावर -12। और देखो 1 बटा में है, के बटा में कितना है, एप्सिलॉन नॉट है, तो इसकी मात्रक का उल्टा हो जाएगा, कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन और मीटर स्क्वायर। अब ये यूनिट बनी कहाँ से वो जरा देख लो, मात्रक कैसा बना, के का मात्रक किसकी बात कर रहा हूँ, के की, F इजिकल टू था K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सचली बात है, मेरे को क्या चाहिए, K की यूनिट चाहिए, K का मात्रक चाहिए। K को लिख लिया साइड में, इसके साथ वज्र गुणा किया तो F R स्क्वायर, और कितना गया Q1 अपॉन Q1 Q2। अच्छा, फोर्स यानी बल की विमा क्या होती है, सर बल की विमा न्यूटन होती है। R क्या है हम लोगों के पास, R है हम लोगों के पास, दूरी थी दोनों के मध्य, दूरी की विमा होती है मीटर, स्क्वायर है, वर्ग कर दिया स्क्वायर, और कितना है नीचे, कूलम्ब एंड कूलम्ब, चार्ज की यूनिट कितनी होती है, कूलम्ब स्क्वायर। आ गई ये यूनिट। अब के 1/एप्सिलॉन नॉट है, तो क्या इस यूनिट को मैं उल्टा कर दूं तो इसकी यूनिट बनेगी क्या, कूलम्ब न्यूटन स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, विमा की, विमा। तो देखो के की विमा निकालते हैं, के की विमा कैसे निकालें, सर पहले तो निकालते हैं ये के की यूनिट, और कूलम्ब की यूनिट कितनी होगी, कुलाई का डायमेंशन देखो, तो देखो I इजिकल टू कितना होता है, Q अपॉन T, तो T और I इजिकल टू कितना हो जाएगा, Q। व्हाट इज Q, Q क्या है यहाँ पे, Q है आवेश, तो देखो विमा कितनी हो जाएगी, m0, ठीक है ना, L0 T1 और A1। ये होगी नहीं होगी, किसकी यूनिट हो गई, m0 L0 T1 A1, किसका मात्रक हो गया है, मात्रक हो गया है चार्ज का, सॉरी विमा हो गई ये चार्ज की, ठीक है। तो रखता हूं मैं न्यूटन, यानी हमारे पास बल है, बल की यूनिट डायमेंशन होती है m1 L1 T-2, मीटर स्क्वायर m0 L2 T0, स्क्वायर कर दिया ना मीटर का, अपॉन कितना आ रहा था, m0 L0 T1 A1, और उसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। तो डायरेक्टली लिख रहा हूं, K का कितना आया डायमेंशन, m1, सब जगह m1 ही है, L L3 T-2 तो यहाँ है, ऊपर ले जाऊंगा तो एक और कितना बनेगा, T-2 गुणा में T-2, आधार सेम है
तो घाते क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, t माइनस 4 और a माइनस 2। ये किसकी विमा आ गई, ये आ गई ये k की विमा। k क्या है हम लोगों के पास, स्थिर वैद्युतिकी नियतांक। यहां तक बात सही है। अब बात करता हूं मैं किसकी, विमा की बात करता हूं, एप्सिलॉन नॉट विमा या विमा सूत्र, विमीय सूत्र। तो k के साथ फॉर्मूला में क्या था, सूत्र में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ना, तो इसकी तो उल्टी कर दें, कितनी आ जाएगी, m माइनस 1 l माइनस 3 t माइनस 2, 4 की जगह कितना हो जाएगा +4 एंड a माइनस की जगह प्लस का 2। ये क्या आ जाएगी, इसकी विमा आ जाएगी। तो मुझे आशा है, आप लोगों से उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे और कुछ नया नहीं पढ़ा रहा हूँ, वही चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि आप लोगों के गैप हो गया है साल भर का, तो थोड़ा थोड़ा सा मुझे आप लोगों को बताना है। ठीक है, यहाँ तक हो गया है। अब ये तो थी निर्वात की बात। अब आप लोग जानते हैं कि आपने देखा है कि माध्यम की विद्युतशीलता, तो हम लोगों को पता है कि ई आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ये आपने पढ़ा है, यानी एप्सिलॉन इज इक्वल टू कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन। और माध्यम के लिए कूलाम बल ई माध्यम इजिकल टू कितना होता है, बोलिए कितना होगा, k Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इस k की जगह कितना रखते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। यानी f माध्यम कितना होता है मेरे पास, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन और आर स्क्वायर। जहाँ पे ये क्या है हम लोगों के पास, एक विद्युतशीलता है, आपेक्षिक विद्युतशीलता जिसे आप लोग बोलते हो, जिसका रेशो पढ़ा हुआ है आप लोगों ने ना, यहाँ तक ठीक है। अब आती है हम लोगों के पास कि तुलना करनी पड़ती है, किस किस की तुलना करनी पड़ती है, निर्वात में कूलाम बल और माध्यम में कूलाम बल के मध्य की तुलना करनी पड़ती है कि किस में बल ज़्यादा होता है और किस में कम होता है। थोड़ा सा सोच का फर्क है, और प्रैक्टिकली सोच के देखिए। क्या सोच रहा हूं मैं कि जो कूलाम बल है उसको हटा दो और अपने बल की बात करते हैं। कि जैसे कि मैं बात करूं कि अभी नॉर्मल है, कोई बारिश नहीं हो रही, हम लोग सड़कों पे पैदल चल रहे हैं, तो आप जल्दी जल्दी चल सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि आप स्ट्रेट चल रहे हैं, ऐसे सीधे सीधे चल रहे हैं। लेकिन जब अपने पानी आ जाता है, ये गड़कियाँ बहुत सारा पानी हो जाता है, आप लोग निकले होंगे कई बार, बाइक भी लेके निकले होंगे, आपके पैरों को एक बल अनुभव होता है। बल अनुभव क्यों हो रहा है, क्योंकि जब आप लोगों के पास निर्वात था, जो वायु है उसमें हम लोग मान लेते हैं उसे निर्वात के बराबर, या नहीं भी मानते तो इस तरीके से मानिए कि उसका जो घनत्व है, जो डेंसिटी है वो कम है तुलनात्मक में पानी, क्योंकि पानी में H2O और वो पास पास है, तभी तो वो लिक्विड है। तो जब डेंसिटी कम है एयर की, तो जब वहाँ पे जाते हो तो वेलोसिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि डेंसिटी कम होने पे स्पीड ज़्यादा होती है, जब ऑप्टिक्स सर ने पढ़ाया होगा। ठीक है, अब क्या होता है, और मार्ग भी विचलित होता है कि टेढ़ा मेढ़ा सा चले जाते हैं। तो क्या कह सकते हैं कि हर कोई बल जब किसी माध्यम में जाता है तो उसको या तो सेम कार्य करने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, या ये बोले कि अगर वही काम करना पड़ेगा तो उसका बल क्या होगा, कम होगा। उसे मैथमेटिकली हम लोग देखते हैं। देखते कैसे, देखिए माध्यम में कूलाम बल F मीडियम क्या होता है, K की जगह रख लेते हैं हम लोग Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन और आर स्क्वायर। F मीडियम एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर स्क्वायर। यस एंड नो,
हम जानते हैं कि वैक्यूम की बात कर दें Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो क्या आप लोगों को ये दिख रहा है क्या कि मैं Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर की जगह एफ जो निर्वात में बल है उसको रख दूं? तो वही चीज कर रहा हूं। एफ माध्यम बराबर कितना आ रहा है? एफ निर्वात, और बचा हुआ क्या है? ई आर। अगर किसी भी चीज में कोई भी चीज का भाग दिया जाता है तो हमेशा और क्या आता है? उसका मान कम ही प्राप्त होता है, ये आप जानते हैं। तो क्या कह सकते हैं यहां से कि निर्वात में जो बल होता है कूलम्ब्स लॉ, उसकी तुलनात्मक में माध्यम में बल क्या होता है? कम होता है। यह आपने क्वेश्चन भी पढ़ा होगा इंपॉर्टेंट, कि अगर हमारे पास मेटल है या कंडक्टर यानी चालक है या धातु है, तो उसके लिए क्या बात करते हैं हम लोग? बल की बात करते हैं। तो कितना आ जाता है? 0 आ जाता है। क्यों? क्योंकि उनके लिए ई आर की वैल्यू कितनी हो जाती है? अनंत हो जाती है। और ई आर की वैल्यू अगर अनंत है तो एफ माध्यम कितना हो जाएगा? 1/अनंत, F/अनंत यानी 0। ये आपने पढ़ा हुआ है मेरे भाइयों, पढ़ा हुआ है नहीं पढ़ा है? अब आगे चलें। यहां तक क्लियर है सभी? चलिए तो आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कूलम्ब का सदिश रूप। ठीक है, लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, सदिश रूप समझेंगे। वैसे तो आपने 12th क्लास में से बड़े अच्छे से समझा है, फिर भी मैं प्रयत्न करूंगा कि आप लोगों को समझा सकूं। माना XY तल में दो बिंदु आवेश Q1 एंड Q2 उपस्थित हैं। दो बिंदु आवेश Q1 एंड Q2 उपस्थित हैं, जिनका मूल बिंदु से विस्थापन सदिश R1 वेक्टर और R2 वेक्टर है। जिनका मूल बिंदु से विस्थापन सदिश कितना है? R1 वेक्टर, वो R2 वेक्टर है। दोनों परस्पर एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं। दोनों परस्पर एक दूसरे पे बल आरोपित करते हैं। देखिए मैं इनको पहले तो इन दोनों के बीच में क्या लिखता देता हूं? एक सदिश, इसे बोलते हैं हम लोग विस्थापन सदिश। ये क्या थे हम लोगों के पास? स्थिति सदिश थे। ये क्या थे? स्थिति सदिश। और ये हो गया हम लोगों के पास विस्थापन सदिश R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, अब जरा देखिए किस तरीके से बात करता हूं मैं। देखो पहले तो मैं आपको डायरेक्शन समझा देता हूं कि किस किस तरीके से होगा। Q1 वेक्टर Q2 पे बल लगा रहा है, इधर इसको लिख रहा हूं F21। ये F21 का मान क्या है? F21 इजिकल टू क्या है मेरे पास? आवेश Q2 पर, आवेश Q2 पर Q1 द्वारा लगाया गया बल। ऐसी तो बात हो गई। सूत्र के अनुसार कितना होना चाहिए? F इजिकल टू K Q1 Q2। ठीक है, इसे दे देता हूं मैं R12 स्क्वायर, लेकिन क्या आएगा? R12 का वेक्टर आएगा। और देखिए डायरेक्शन बतानी पड़ेगी हम लोगों को, तो कितनी आएगी? R21 केप। डायरेक्शन कैसे आ गया हम लोगों के पास? R2 केप मीन्स कहां जा रहे हैं? 1 से लेके 2। और 2 1 का मतलब क्या है कि फोर्स किस पे लग रहा है? 2 पे लग रहा है। कौन लगा रहा है? 1 लगा रहा है। अब देखो आप लोगों ने एक चीज पढ़ी है, ए केप इजिकल टू ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ये पढ़ा आपने कि ए कैप इजिकल टू क्या होता है? ए सदिश अपॉन परिमाण ऑफ सदिश।
जिसे आप लोगों ने एकांक सदिश बोला है। तो F21 इजिकल टू एकांक सदिश रखता हूं तो Q1 Q2 R123 मल्टीपल में कितना कर दें R21 कैप अपॉन R21, और ये भी मैग्नीट्यूडली होता है, ये मैग्नीट्यूडली बात कर सकते हैं हम लोग। ट्रू और नोट, दोनों को कितना हो जाएगा F21 इजिकल टू कितना हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R12 का क्यूब, और यहाँ कितना जाएगा R21 कैप। यहाँ तक बात समझ में आ गई है, ठीक है। एक चीज और लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं R21 माइनस R21 इजिकल टू कितना हो सकता है, बुक में मिलेगा आपको R2 माइनस R1, वो बात की बात है। अब प्रूफ करने के लिए बोल सकता है हमें, क्या बोल सकता है कि दो सदिश है उसका तुलनात्मक अध्ययन करना है हमें, कि F21 ऐसे बोल सकता है सिद्ध कीजिए कि F21 माइनस ऑफ F12 वेक्टर, है ना। और क्या बोल सकता है कि सिद्ध कीजिए कि कूलाम का सदिश या कूलाम्स लॉ में दोनों बिंदु आवेश परस्पर एक दूसरे पे बल लगाते हैं तो वह न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करते हैं। कौन सा नियम था, क्या नियम था, क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करते हैं। वो हम लोगों से पूछा जा सकता है, तो उसकी सत्यापना कर देते हैं। यहां तक इसको डाल दिया समीकरण नंबर 1, इसे मिटा देता हूं। अब बात कर रहे हैं किसकी, F12 की। तो आवेश Q1 किस पे बल लगा रहा है भाई, यहाँ Q1 है, किस पे बल लगा रहा है Q2 पे। क्या इधर आएगा क्या F12, हाँ सर इधर ही आएगा। आवेश F2 द्वारा Q1 पे लगाया गया बल, आवेश Q1 पर F2 द्वारा लगाया गया बल कितना हो जाएगा F21 F12 के Q1 Q2 R12 के मॉड का स्क्वायर मल्टीपल में R12 के। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। एक चीज और देखो, क्या इसको मैं R12 के ऐसे लिख सकता हूं R12 इजिकल टू माइनस ऑफ R21, लिख सकता हूं ना R12 इजिकल टू माइनस ऑफ, क्यों, क्योंकि ये हो गया R1 माइनस R2 और वो कितना हो गया R2 माइनस R1, और इसको 1 बनाना है तो लिख सकता हूँ ना माइनस R1 वेक्टर माइनस R2। तो कितना लिख सकता हूँ R12 माइनस ऑफ R1 माइनस ऑफ R21। बात तो सही है, इसमें पुट कर रहा हूँ, इसमें समीकरण में रख रहा हूँ। तो F21 इजिकल टू K Q1 Q2 R12 मॉड का स्क्वायर, और यहाँ कितना आ गया माइनस ऑफ R12 वेक्टर। इसे माइनस को आगे ले लेता हूँ, कितना हो रहा है K Q1 Q2 अपॉन, इधर लिख देता हूँ F12 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 माइनस बार ले लिया, अपॉन में कितना है R12 मोड और R21 वेक्टर। अच्छा, मोड के अंदर क्या बात एक ही है क्या, आप लोग जानते हो कि R12 या R12, तो इसे रिप्लेस कर रहा हूँ मोड से, क्या रिप्लेस कर रहा हूँ F12 इजिकल टू K Q1 Q2 माइनस लगा दिया R21 का स्क्वायर और R21। ठीक है, क्यूब कर लीजिए वापस से, मतलब वेक्टर साइन लगा रहा हूँ K1 K2 अपॉन R12 का क्यूब, और यहाँ कितना आ गया R12 वेक्टर, इस वाले टर्म्स के अकॉर्डिंग, जैसे अभी पहले क्या था। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर क्या थी बेटा समीकरण 1, समीकरण 1 थी, समीकरण 1 क्या थी मेरे पास F21 इजिकल टू K Q1 Q2 R21 केप अपॉन R21 का क्यूब, यही था हम लोगों के पास। तो देखो ये समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, सब चीज सेम है क्या, बस यही तो अलग है। अतः क्या लिख सकता हूं मैं, अतः F12
इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21। दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगने वाले बल है, जो कि चित्रानुसार भी हम लोगों ने देखा था। अतः हम लोग कह सकते हैं कि कूलम्ब्स लॉ का सदिश रूप क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है। उम्मीद है कि जो पहला लेक्चर है आज आपका, पहला जो वीडियो है उसमें आपको समझ आया होगा, क्योंकि ये आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है। और ऐसे ही क्रमबद्ध तरीके से हम लोग आगे चलते जाएंगे। मैंने आप लोगों को एक पैटर्न बताया है कि पहले हम लोग 2 यूनिट इसका करेंगे, फिर 2 यूनिट सेकंड पार्ट का, फिर थर्ड पार्ट का। तो आई होप आपको समझ आया होगा। मैं आशा करता हूं कि आप मुझे रेस्पॉन्स करेंगे और इसी तरीके से घर रहिए, सुरक्षित रहिए तथा घर रहकर सुरक्षित रहने के साथ साथ पढ़ते भी रहिए। जय हिंद, जय भारत।